करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। अर्थात अभ्यास कर करके जड़मती यानी मोटी बुद्धि वाला भी ज्ञानी बन सकता है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे पत्थर, सिल यानी पत्थर पर जब रस्सी बार बार आती है उसकी रगड़ से पत्थर पर भी निशान बन जाते हैं। तो क्यों ना हम आज से अभी से अपना अभ्यास शुरू करें। तो जो बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनको मेरा बेस्ट ऑफ लक, मेरी शुभकामनाएं हैं उनके साथ। और आज मैं उन्हीं के लिए अभ्यास के लिए एक चैप्टर लेकर आई हूँ। आज से हम रोज ही सुबह भी और शाम को भी, सुबह 6 बजे और शाम को 6 बजे मैं एक वीडियो अपलोड करूँगी। और सुबह के समय अगर आप आते हैं हमारे साथ तो आप लाइव चैट कर सकते हैं, और शाम को भी जब 6 बजे अपलोड होगी तब भी आप लाइव चैट कर सकते हैं। तो चलिए आज से शुरू करते हैं आज की क्लास अरुणा कालिया के साथ। आज मैं लेकर आई निर्देशानुसार उत्तर दीजिए, और ये बोर्ड के में आने वाले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ही मैं लेकर आ रही हूँ जो आपको बहुत हेल्प करेंगे। आप इसका अभ्यास जरूर करें और ध्यान से सुने, पूरी वीडियो देखें। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर जरूर जाएं, ऑल को टच करें और अपने दोस्तों से भी कहें कि वो भी सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखें। तो आज मैं लेकर आ रही हूँ संधि विच्छेद कीजिए, और जिसमें मैंने ये शब्द दिया है विद्यालय। पहला शब्द दिया है विद्यालय, हरीश, प्रत्युत्तर और अति उत्तम। तो पहला शब्द हमने लिया विद्यालय। विद्यालय को हम विच्छेद कैसे करेंगे? विद्यालय कैसे करेंगे? इसमें विद्या और प्लस आलय। एक चीज मेन आपको बता दूं कि जब हम ये विच्छेद करते हैं ना संधि में 2 शब्द होते हैं और दोनों शब्द सार्थक होते हैं। दोनों का अपना अपना अर्थ होता है, तो कोई भी शब्द निरर्थक नहीं होता। सबसे पहली ये पहचान होती है। दोनों शब्दों के अंतिम, एक शब्द का अंतिम और दूसरे का पहला अक्षर जोड़कर एक नया रूप बना देते हैं। 2 शब्दों को जोड़कर हम एक नया शब्द बना देते हैं, एक शब्द बना देते हैं, तो वो संधि हो जाता है। जब उनको अलग करते हैं तो वो विच्छेद हो जाता है। जैसे विद्यालय में हमने विद्या प्लस आलय 2 शब्दों को अलग कर दिया, तो हमें समझ आ गया कि विद्या एक अलग अपना शब्द है और आलय मतलब एक स्थान, दुकान या फिर कोई शाला। तो विद्या आलय हो गया 2 शब्द। अगर हम अगला लेते हैं तो हरीश। हरीश मतलब हरि, हरि यानी ईश्वर, हरि नामक ईश, हरि और ईश है ना। तो हरीश हो गया। ये तो हरि भी शब्द अपने आप में कंप्लीट और ईश भी अपने आप में कंप्लीट है। ये हमें नहीं बताना कि हमने सिर्फ विच्छेद करना है एक्चुअल में। तो विद्या और आलय आपने बताना है और हरि और ईश आपने बताना है, तो ये हमारा विच्छेद हो गया। अब इसके बाद हमने देखा प्रत्युत्तर। प्रत्युत्तर में प्रति प्लस उत्तर, ये इसका विच्छेद रूप है। तो क्योंकि ये संधि है, यड़ संधि है, इसलिए ई और उ आया है तो प्रति उत्तर बन गया। लेकिन ये इसका विच्छेद रूप क्या है? प्रति। प्रति एक उपसर्ग है, प्रति का मतलब है होता है प्रत्येक। तो ये अपने आप में भी कंप्लीट शब्द है और उत्तर भी अपने आप में कंप्लीट शब्द है। ठीक है, तो प्रति उत्तर हो गया। अब अगला शब्द हमने लिया अति उत्तम। अति उत्तम में भी अति एक शब्द आ गया। अति मैंने अधिकता और उत्तम मैंने श्रेष्ठ हो गया। तो दोनों शब्द अपने आप में कंप्लीट भी हैं और ये विच्छेद रूप हो गया इसका, अति और उत्तम। ठीक है, क्लियर हो गया ना। अब आगे बढ़ते हैं। विग्रह करके समास का नाम लिखे। भय मुक्त, राजपुत्र और पाप पुण्य, है ना। भय मुक्त, तो इसका जब विग्रह करेंगे तो भय से मुक्त क्या कहेंगे? भय से मुक्त। के बाद में मिटाती हूँ, भय से मुक्त, से इसमें चिन्ह हो गया, भय से मुक्त, है ना। क्योंकि से चिन्ह आया है इसका मतलब ये तत्पुरुष समाज है। तत्पुरुष समाज में कारक लगते हैं ना, तो ये भी से आया हुआ है। तो से जो है पंचमी यानी अपादान का चिन्ह है, अलग होने के अर्थ में। तो ये
तत्पुरुष समास है। हमें ये नहीं बताना वहाँ पर पेपर में कि कौन सा कारक है, आपने सिंपल, आपको पता है कि इसमें कारक के चिन्ह लगे हुए हैं, इसलिए वो तत्पुरुष समास है, ये आपको पता होना चाहिए। आपने सिर्फ इसका भेद बताना है, तत्पुरुष समास। क्या बताना है? तत्पुरुष समास, क्योंकि आपने देख लिया कि से लगा हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद है राजपुत्र। राजपुत्र में विग्रह कैसे किया? राजा का और पुत्र, तो राजा का पुत्र का जो चिन्ह है ये भी कारक का चिन्ह है, इसलिए ये भी तत्पुरुष समास हो गया, है ना। ये भी तत्पुरुष समास हो गया, क्योंकि इसमें भी कारक चिन्ह छिपा है, इसमें भी कारक चिन्ह छिपा है। अब आगे बढ़ते हैं पाप पुण्य। पाप पुण्य में दो शब्द हैं, दोनों के बीच में योजक लगा हुआ, चिन्ह लगा हुआ है। और मैंने आपको जब सिखाए थे समास, उसमें मैंने बताया था जब दोनों आमने सामने विपरीतार्थक शब्द लगे होते हैं तो वो दोनों ही प्रधान होते हैं। एक ही समास ऐसा है भेद जिसमें कि दोनों पद प्रधान होते हैं और दोनों विपरीत होते हैं एक दूसरे के, दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं और एक दूसरे के विलोम भी होते हैं। ये सारी बातें जहां होती हैं वहां कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास होता है। कौन सा होता है? द्वंद्व समास होता है, जहां पर दोनों पलड़े बराबर होते हैं, आमने सामने होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं और दोनों एक दूसरे के विलोम भी होते हैं। ऐसे में ये द्वंद्व मतलब दो पार्टी आमने सामने खड़ी हैं द्वंद्व के लिए। द्वंद्व मतलब एक दूसरे का मुकाबला करने के लिए खड़े हैं, तो वहां पर ये। और दूसरी बात ये कि ये तो हो गया द्वंद्व समास, ये तो हमने भेद नाम बता दिया। अब इसका विग्रह कैसे करेंगे? पाप और पुण्य, है ना, पाप और पुण्य। और दूसरी बात क्या कहेंगे कि अगर हम और नहीं लगाते तो या लगाएंगे। पाप या पुण्य भी हो सकता है, पाप और पुण्य भी हो सकता है, दोनों में से कोई एक शब्द लगाना है आपको, कि एक ही लगाना है, तो दो चाहे और लगाओ चाहे या लगाओ, ठीक है। तो इस तरह से हमारा विग्रह हो गया पाप और पुण्य, पाप या पुण्य, और समास हो गया द्वंद्व समास, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द दिया हुआ है प्रति उपसर्ग से शब्द बनाने हैं। प्रति उपसर्ग से शब्द बनाने हैं, तो कैसे? उपसर्ग यानी कि जो शब्द से पहले लगता है, तो प्रति उपसर्ग से यहाँ पे मैंने 4 शब्द दिए हैं, हालांकि पेपर में 2-2 शब्द ही बनाने आते हैं, तो मैंने अभ्यास के कारण मैंने 4 दे दिए हैं। तो प्रति उपसर्ग लगाना है तो क्या शब्द बनेगा? आप भी साथ साथ मेरे लिखते जाइए कमेंट बॉक्स में। प्रति वर्ष भी हो सकता है ना, प्रति माह भी हो सकता है। प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, हर एक, तो प्रति वर्ष, प्रति मास या प्रतिदिन भी हो सकता है ना, प्रतिदिन भी हो सकता है। और क्या हो सकता है? प्रतिक्रिया भी हो सकता है। तो इस तरह से हमने 4 शब्द बना दिए प्रति से, ठीक है। तो आप अभ्यास के लिए और भी बहुत सारे लगा सकते हैं। अगला शब्द हमने, अगला प्रश्न हमने लिया ईय प्रत्यय से 4 शब्द बनाइए। यहाँ पर भी मैंने 4 शब्द लिख दिए हैं ताकि अभ्यास हो जाए, वैसे 2 ही आते हैं पेपर में। ईय प्रत्यय से 4 शब्द बनाइए। कैसे? ईय प्रत्यय, प्रत्यय का ध्यान रखो, प्रत्यय कहाँ लगता है? शब्द के बाद में, यानी शब्द के पीछे, तो जो मूल शब्द होता है उसके बाद लगता है। अब जैसे हमने ईय लगाना है तो इसलिए हम प्रत्यय बनाएंगे। जैसे हमने मूल शब्द, सबसे पहले हमने मूल शब्द ले लिए। मूल शब्द हमने ले लिया एक भारत, भारत शब्द हमने ले लिया। भारत में ईय लगाया तो ई की मात्रा लगाकर ये भारतीय शब्द बन गया, है ना। अब इसी तरह से दूसरा शब्द ले लेते हैं। कौन सा हो सकता है? जैसे हमने ले लिया एक शब्द दर्शन, ना, दर्शन में भी ईय लगा दिया तो दर्शनीय बन गया, है ना। इसी तरह से सराहना शब्द ले लो एक,
सराहना, सराहना में ये लगा दिया तो सराहनीय बन गया, है ना, समझ आ रहा है ना। ये प्रत्यय मूल शब्द के पीछे लगाना है। और इसी तरह से अब एक और लगा लो शब्द, हम एक और ले लेते हैं। जैसे हमने लिया शब्द स्मरण, स्मरण में भी ये प्रत्यय इस तरह से लगा के हमने ये लगा दिया स्मरणीय, भारतीय, दर्शनीय, सराहनीय, स्मरणीय। ठीक है, ये प्रत्यय बाद में इस तरह से लग गया, तो ये 4 शब्द इस तरह से बन गए। अगला प्रश्न हमारा है, अरे तुम कहाँ चले गए थे, है ना। तो अरे में यहाँ पर विराम चिन्ह लगाने हैं कि कहाँ पर कौन सा चिन्ह लगाना है, ये हमने देखना है। जैसे आप इंग्लिश में पंक्चुएशन करते हैं ना, कहाँ कॉमा लगेगा, कहाँ विराम लगेगा, कहाँ फुल स्टॉप लगेगा, कहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगेगा, इस तरह से। तो यहाँ पर भी अरे, अरे में हैरानी प्रकट हो रही है, विस्मय प्रकट हो रहा है, आश्चर्य प्रकट हो रहा है। तो आश्चर्य विस्मय वाचक चिन्ह ये होता है अलास का, तो ये चिन्ह हमने लगा दिया अरे पे। तुम कहाँ चले गए थे, तुम कहाँ प्रश्न को बताया है, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अरे तुम कहाँ चले गए थे, तो इस तरह से क्वेश्चन मार्क लग गया। अगला प्रश्न हमने लिया आंखें फेर लेना और दूसरा है नाक में दम करना। ये 2 मुहावरे दिए हैं, इन दोनों मुहावरों को वाक्य में प्रयोग करना है। और ये तभी संभव है जब हमें इनका मीनिंग समझ में आया होगा, मीनिंग पता होगा, तभी तो हम वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं ना। तो वाक्य में प्रयोग, एक बात और बता दूं कि वाक्य में प्रयोग करते समय ये मुहावरे को ही लगाना होता है, उसके अर्थ को नहीं लगाना होता। मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे इसके अर्थ को मुहावरे में वाक्य में पिरो देते हैं, वाक्य में इसका अर्थ नहीं, यही लगाना, यही वाले शब्द उसमें आने चाहिए। अब जैसे आंखें फेर लेना, इसका मतलब है कि व्यवहार में बदलाव आ जाना, जैसा कि व्यवहार नॉर्मली जैसा होता था लेकिन आज वैसा व्यवहार नहीं हो रहा किसी के प्रति भी, समझ लो। तो कैसे इसका वाक्य बनाएंगे, जैसे आपने कहा कि किसी दोस्त के ऊपर ले लो, किसी ऐसे अपने के ऊपर जिसके सहायता आपको मतलब चाहिए, आप चाहते हो कि वो मेरी सहायता करे, लेकिन क्या होता है कि जब परिस्थिति बदल जाती है तब जो सहायक होते हैं, जिन पर हम भरोसा करते हैं, वो भी आंखें फेर लेते हैं। यानी आ गया ना ये, तो आंखें फेर लेना यानी व्यवहार में बदलाव आ जाना। तो कैसे हमने बनाया, आज मुझे उनकी ज़रूरत है लेकिन उन्होंने भी आंखें फेर ली, यानी उन्होंने भी मुंह मोड़ लिया या उन्होंने भी सहायता देने से मना कर दिया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं आंखें फेर लेना, व्यवहार में बदलाव आ जाना। ठीक है, तो आज मुझे अपने दोस्त की ज़रूरत है तो उसने भी आज आंखें फेर ली, इस तरह से हो गया। नाक में दम करना यानी बहुत परेशान करना, तो इस तरह से ये वाला बहुत इजीली चल जाता है क्योंकि बच्चे शोर मचाते हैं तो इसके ऊपर ज़्यादातर आ जाता है। या आप कह सकते हैं कि उत्सुकतावश बच्चे इतने प्रश्न पूछते हैं कि नाक में दम कर देते हैं, कई बार ऐसा भी हो सकता है। या बच्चों ने इतना शोर मचाया कि नाक में दम कर दिया, है ना। तो इस तरह से आप आराम से मुहावरे का प्रयोग कर सकते हैं। अगला प्रश्न है यद्यपि सोहन सतर्क रहा तथापि कोरोना से बच ना सका, है ना। अब इसको सरल वाक्य में चेंज करना है, सरल वाक्य बनाना है। ये 2 वाक्य दिए में यद्यपि लगा है और इधर तथापि लगा है और बीच में कॉमा लगा है। ये स्पष्ट हो रहा है कि ये मिश्रित वाक्य है ना, ये मिश्र वाक्य है। यद्यपि सोहन सतर्क रहा तथापि कोरोना से बच ना सका, जबकि वो इतना सतर्क रहा था फिर भी वो कोरोना से बच ना सका, ये तो हो गया मिश्र वाक्य। लेकिन इसको सरल वाक्य में बनाने का मतलब है कि एक वाक्य में बनाना। और पहली बात, एक छोटी सी बात और बता दूं कि सरल वाक्य का की एक पहचान होती है, वो ये कि उसमें एक मुख्य क्रिया होती है। और जैसे कि यहाँ पर सतर्क रहा, एक रहा क्रिया हो गई, 2 वाक्य अलग अलग बने क्योंकि 2 क्रियाएं आई हुई हैं। सका, बच ना सका, बच ना सका एक ये क्रिया हो गई, सतर्क रहा एक ये क्रिया हो गई, 2 वाक्य बने हुए हैं। लेकिन जब हम सरल वाक्य बनाएंगे तो एक ही मुख्य क्रिया होगी। तो यहाँ पे हमने क्या लिया कि ये 2 वाक्य हैं, इसको हमने सरल वाक्य में बनाना है। तो कैसे बनाएंगे,
सोहन वाक्य है हमारे पास, यद्यपि सोहन सतर्क रहा तथापि कोरोना से बच ना सका। तो हमने एक वाक्य बनाना है, सोहन की सतर्कता भी कोरोना से बचा ना सकी। या हम ऐसे भी लगा सकते हैं, सोहन सतर्क रहकर भी कोरोना से बच ना सका, ऐसे भी लगा सकते हैं, सोहन सतर्क रहकर भी कोरोना से बच ना सका। अब बच ना सका ये एक क्रिया है, एक मुख्य क्रिया आनी चाहिए सरल वाक्य में। अगर दो क्रियाएं आई तो समझो दो वाक्य हो गए। इसको हमने सरल वाक्य का मतलब है एक वाक्य में बताना है। सोहन सतर्क होकर भी कोरोना से बच ना सका, ठीक है ना। इस तरह से एक वाक्य हमारा सरल वाक्य बन गया। अगला प्रश्न है, मेरे को भूख लगी है। इसमें वाक्य को शुद्ध रूप में लिखो। वाक्य को शुद्ध रूप में लिखना है कैसे, मेरे को नहीं सही है, मुझको भूख लगी है या मुझे भूख लगी है ना। मेरे को नहीं, मुझको भूख लगी है या मुझे भूख लगी है। मुझको या मुझे, ये शब्द आएगा। मुझे भूख लगी है या मुझको भूख लगी है, ये शुद्ध शब्द, शुद्ध वाक्य हो गया। अगला है, पतंगे आकाश पर उड़ रही हैं। वाक्य का शुद्ध रूप लिखो। अब आकाश पर सही नहीं लग रहा ना, आकाश तो एक फैला हुआ है, असीमित जगह है। पर का मतलब होता है जैसे मेज पर, है ना, छत पर, तो किसी चीज के ऊपर कोई चीज रखी हो तो पर वहां पे सही लगता है। यहाँ पर हम क्या कहेंगे, पतंगे आकाश में उड़ रही हैं, है ना। तो पर की जगह हम क्या लगा देंगे, में। पतंगे आकाश में उड़ रही हैं, ये सही वाक्य होगा, में। अगला है प्रश्न है, वाला प्रत्यय लगाकर दो शब्द बनाइए। वाला, जैसे हमने यहाँ पर ये प्रत्यय लगाया था, यहाँ वाला शब्द बनाकर, वाला प्रत्यय लगाकर दो वाक्य बनाइए। ये बहुत ही आसान है, अब तो सबको आराम से समझ में आ जाएगा। जैसे फल वाला, सब्जी वाला, दूध वाला, है ना। इस तरह से बड़े आसानी से आप बना सकते हैं। फल वाला और सब्जी वाला, या दो शब्द बनाने, दो बन गए, फल वाला, सब्जी वाला या दूध वाला, है ना। तो इस तरह से आपने ये वाला लगाकर, मूल शब्द है फल, फल के पीछे वाला लगा दिया, सब्जी मूल शब्द है, मूल के पीछे वाला शब्द लगा के हमने दो शब्द बना दिए। तो इस तरह से आपने 10 प्रश्न आज हल किए। तो ग्रामर जो है करीब करीब इसी तरह से आती है, और ऐसे ही मैं और प्रश्न लेकर आऊँगी। अगले वीडियो तक की इंतज़ार करें और वीडियो पूरा देखें और अभ्यास करें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको कितना समझ आया। अगर नहीं समझ आया तो कमेंट बॉक्स में लिखें, पूछें, मैं आपको ज़रूर इसका आंसर दूंगी। तो अगले वीडियो तक के लिए बाय बाय।